इंट्रोडक्शन ऑफ इलास्टिसिटी न्यू टॉपिक है, यूनिट न्यू है। इलास्टिसिटी लचीलापन जो होता है, इलास्टिक होता है, वही चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग का मोशन, रोटेशनल मोशन हो चुका है, पूरा नोट्स भी हम दे दिए हैं। आज न्यू टॉपिक है, इसको कंप्लीट करना है। ये है इलास्टिसिटी। तो हम लोग रोटेशनल मोशन में पढ़े थे रिजिड बॉडी, पढ़े थे। उस बॉडी का प्रॉपर्टी था कि वो शेप और साइज में कभी चेंज नहीं होगा। रोटेशन मोशन में हम पढ़े थे, उसी चीज को हम यहाँ थोड़ा सा बताने जा रहे हैं, क्योंकि इलास्टिक में वो चीज होता है चेंज, और रोटेशन में वो नहीं होता था। वो कैसे होता है ये चीज देखिए। रिजिड बॉडी मतलब होता था कि सॉलिड, उसमें जब एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे तो चेंज नहीं होता था। और उसी को हम लोग अभी पढ़ेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। जो एक्सटर्नल फोर्स था उसी को आज हम इलास्टिसिटी में करेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स, लेकिन दोनों ही बराबर है। नाम सिर्फ चेंज हुआ है, डिफॉर्मिंग फोर्स यानी डिफॉर्म कर रहा है किसी भी बॉडी को या किसी भी ऑब्जेक्ट को, इसीलिए इसका नाम दिया गया है डिफॉर्मिंग फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स भी कह सकते हैं। रिजिड बॉडी में ये शेप और साइज आर नॉट चेंज, उसमें शेप साइज चेंज नहीं होता था। उसका जो मॉलिक्यूल्स था रिजिड बॉडी में, ये जो मॉलिक्यूल था ये हर टाइम पैरेलल पर ही चलता था। ये रिजिड बॉडी में हम बहुत बार बता चुके हैं, जितना दूर तक जाता था वो पैरेलल ही जाता था, उसमें कोई चेंज नहीं होता था। ये जो अंदर का जो मॉलिक्यूल्स था ये कभी चेंज नहीं होता था। लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया में जब हम आते हैं, प्रैक्टिकली दुनिया में जब आते हैं, सॉलिड को जब हम डिफॉर्मिंग यानी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं ऑन बॉडी और चेंज इन शेप एंड साइज, तब शेप और साइज पर चेंज हो जाता है प्रैक्टिकली दुनिया में। लेकिन जब हम जो रिजिड बॉडी को हम लोग मोशन में पढ़े थे वो चेंज नहीं होता था, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम आज देख रहे हैं वो सॉलिड ही रहता है। डिफॉर्मिंग फोर्स अगर उसको लगाते हैं यानी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी चेंज हो जाता है शेप एंड साइज में। जैसा कि एग्जांपल स्प्रिंग है। स्प्रिंग क्या है? सॉलिड है, हाँ या ना? इसको अगर हम फोर्स लगाते हैं तो ये क्या होगा? बड़ा होते जाएगा। अगर लिमिट से हम इसको ज्यादा फोर्स लगा देंगे, यानी जैसे कि हम लोग को हीटर वाला कॉइल में जो स्प्रिंग रहता है, हीटर वाला कॉइल देखे है ना, उसमें जो स्प्रिंग रहता है उसको हम खींचते हैं तो पुनः अपना शेप पर नहीं होता है, क्योंकि वो लिमिट से हम ज्यादा उसको खींचते हैं और बहुत ही पतला होने के कारण वो अपना पोजीशन पर नहीं आता है। लेकिन वो भी तो एक सॉलिड ना है। यहाँ प्रैक्टिकली दुनिया में हम इसीलिए इसको कहते हैं कि उस बॉडी का शेप एंड साइज चेंज हो जाता है। जैसा कि स्प्रिंग देखे, और वो भी हीटर का, जो घर में हीटर होता है उसका जो स्प्रिंग लगा रहता है इलेक्ट्रिक वाला, उसको अगर बहुत बड़ा खींचे तो वह फिर अपने पोजीशन पर नहीं आता है। तो स्प्रिंग सॉलिड होने के नाते वो अपना पोजीशन नहीं आ रहा है, लेकिन वो लेंथ पर बड़ा होते जाता है। इसीलिए वो भी प्रैक्टिकल करके हम देखे हैं कि वो सॉलिड है, बट उसका चेंज शेप एंड साइज पर चेंज होता है। ये रिजिड बॉडी, और ये क्यों बताया, इसके लिए हम बताया कि रिजिड बॉडी में हम लोग पढ़ चुके थे, इसीलिए उसको रिमाइंड कर देने के लिए कि प्रैक्टिकली में ये होता है चेंज, रिजिड बॉडी में नहीं होता था। तो रिजिड बॉडी का, और वो भी सॉलिड था, और प्रैक्टिकल करके देखे हम लोग, एक बॉडी उसमें चेंज होता है, रिजिड बॉडी में चेंज नहीं होता है। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब आते हैं इलास्टिसिटी में। इलास्टिसिटी किसे कहते हैं? देखिए, द टेंडेंसी ऑफ ओपोज एनी चेंज इन शेप। देखिए, टेंडेंसी ऑफ ओपोज
एनी चेंज इन शेप इज साइज बाय ए बॉडी, किसी बॉडी का शेप साइज पर चेंज करने में जो अपोज करता है यानी विरोध करता है, उसी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। ये 1 नंबर डेफिनेशन है, इसको भी लिख सकते हैं। या तो द टेंडेंसी ऑफ बॉडी, बॉडी मतलब वहां मॉलिक्यूल्स होगा, किसी ऑब्जेक्ट का मॉलिक्यूल्स होगा, टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को छोड़ देते हैं और वो रीगेन करता है ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पर जब आ जाते हैं, उसको ही हम इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे कि जब हम स्प्रिंग को खींच के छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो वापस अपने ओरिजिनल शेप पर आ जाते हैं, और जब उसको हम कंप्रेस करते हैं यानी दाबते हैं तो वो फिर छोड़ते हैं तो क्या होता है, वापस आ जाता है। हाँ या ना? जब हम देखते हैं कि कोई सॉलिड का बिहेवियर जो होता है, उसका जो मॉलिक्यूल्स है उसको दबाने या खिसकने से अंदर का जो टेंडेंसी होता है, वही अंदर का जो टेंडेंसी होता है वही आप उसका ओरिजिनल पोजीशन में लाते हैं, और उसी टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। द टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन शेप साइज बाय ए बॉडी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। कोई प्रॉब्लम? नो सर। जगन्नाथ माझी, यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। इसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन आपको याद करना है। द टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन शेप साइज बाय ए बॉडी इज कॉल्ड Yes, sir. इलास्टिसिटी। इसका कहने का मतलब sir. यह है कि मतलब है किसी भी चीज को हम खींचते हैं यानी स्प्रिंग जैसा हुआ, रबर हुआ, फिर वो पुनः अपने पोजीशन पर आ जाते हैं, तो उसी प्रॉपर्टीज को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल में देखिए, ये सब मॉलिक्यूल्स है, सब आप एक दूसरे से स्प्रिंग से लगा हुआ है। जब इसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स, यहाँ एक्सटर्नल फोर्स हम इसीलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किए हैं, इसको डिफॉर्मिंग फोर्स ही कहते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते इस मॉलिक्यूल पर, एक मॉलिक्यूल को लगाते हैं तो ये क्या होगा, कंप्रेस करेगा अंदर की तरफ, और अंदर में जो स्प्रिंग जो है वो जो कंप्रेस कर रहा है यानी उसको जो सिकुड़ रहा है, उसमें भी तो जब हम उसको छोड़ देते हैं तो उसमें एक फोर्स आता है, उसी फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। यह रिस्टोरिंग कहते हैं, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। हाँ, इस एग्जांपल को समझ में दिक्कत है कोई? इसको जब हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, ये स्प्रिंग धर धर से ऊपर जाएगा, जब इसको हम इस फोर्स को हम छोड़ देंगे तो क्या होगा, फिर ये नीचे आएगा, अपने जगह पर आएगा, और अपने जगह एकदम जो अपने जगह पर आएगा वो कौन लाएगा, और उसी को हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, जिसे हम एफआर से सूचित करते हैं। यहाँ तक किसी का दिक्कत है? और इसी प्रॉपर्टी को, इस जो पूरा प्रॉपर्टी को, इस प्रॉपर्टी को ही हम इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी में कोई दिक्कत है यहाँ समझने का? डेफिनेशन में डेफिनेशन वही कहता है, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी, मॉलिक्यूल्स या ऑब्जेक्ट कुछ भी हो रहे मॉलिक्यूल्स, रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स। उस डिफॉर्मिंग फोर्स से जो ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाते हैं उसी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। ओके, पहले भी हम लोग वर्क पावर एनर्जी में देखे थे, एक स्प्रिंग को हम लिए थे, उसमें नीचे तरफ mg काम कर रहा है। mg काम कर रहा मतलब क्या, ये भी एक फोर्स काम कर रहा है, किसी भी वस्तु पर नीचे फोर्स काम करता है, वो mg हो गया।
और उसको जो अपोज करता है स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स, ये हम लोग वर्क पावर एनर्जी में पढ़े थे। यही इसका एग्जाम्पल है कि इसका ऑपोजिट भी एक फोर्स कम करता है, वही है रिस्टोरिंग फोर्स। तभी रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ क्या हो गया, एफ आर हो गया, और डिफॉर्मिंग फोर्स एफ हो गया। छोटा सा एग्जाम्पल के साथ हम लोग इलास्टिसिटी देखें, इलास्टिसिटी का डेफिनेशन देख लिए। अब इलास्टिसिटी में पढ़ना है स्ट्रेस स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, तनाव। सबके दिमाग पर तनाव रहता है, जैसे कि किसी का पढ़ने का तनाव, किसी का खेलने कूदने का एग्जाम है उसका तनाव, वही हो गया यहाँ स्ट्रेस, तनाव रहता है। तो हर बॉडी का भी एक स्ट्रेस होता है। उस स्ट्रेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। बहुत छोटा सा डेफिनेशन है। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स, जैसे कि मान लीजिए एक रॉड लिए हैं, इसको यहां से बांध दिए हैं, इसमें हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं इधर, हाँ या ना? इसका जो अंदर एक फोर्स काम करेगा उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, एफ आर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स क्यों लिखे हैं? इसका कहने का मतलब है रिस्टोरिंग फोर्स बराबर डिफॉर्मिंग फोर्स, क्योंकि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम पर है, क्योंकि इसको हम, इस रॉड को हम खींच के बड़ा नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, ये इक्विलिब्रियम पर है। यहां तक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, इसलिए इसको हम रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स लिखे हैं, क्योंकि ये एक रॉड है, रॉड को हम खींच के नहीं बड़ा कर सकते हैं, ये क्योंकि इसीलिए ये स्टैटिक है। और इक्विलिब्रियम होने के कारण कि दोनों तरफ की फोर्स बराबर काम कर रहा है। अगर ये स्प्रिंग होता तो रिस्टोरिंग फोर्स अगर ज्यादा होता तो डिफॉर्मिंग फोर्स भी क्या होता, ज्यादा होता। और स्टैटिक इक्विलिब्रियम होने के कारण दोनों ही फोर्स बराबर काम कर रहा है, होगा। उसी क्रॉस सेक्शन एरिया को ही हम रिस्टोरिंग फोर्स जो है, उस क्रॉस सेक्शन एरिया का क्या कहते हैं, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, यानी सिग्मा इज इक्वल टू एफ आर अपॉन ए। ये हो गया स्ट्रेस का फॉर्मूला। स्ट्रेस को हम सिग्मा से सूचित करते हैं, और ये हो गया फॉर्मूला, यानी इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, इसमें भी एक फोर्स लगता है, रिफॉर्मिंग फोर्स, और रिस्टोरिंग फोर्स बटे ए लिख दिया हम, यानी इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, यानी सिग्मा इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स पर एरिया। ये फॉर्मूला ठीक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा, स्केलर क्वांटिटी होता है, और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी एरिया का मीटर स्क्वायर, फोर्स का न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहां तक प्रॉब्लम है? अब अपने से बनाइए इसको डायमेंशन। हम बहुत बार डायमेंशन बना के दिए हैं, इसीलिए अपने से बताइए डायमेंशन इसका क्या होगा। ये तो फोर्स का हो गया न्यूटन, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन क्या होगा? फोर्स का होता है एम एल टी टू द पावर -2, यानी न्यूटन का, और ये मीटर स्क्वायर है तो नीचे एल स्क्वायर हो गया, एक एल से कट गया तो बचा क्या, ऊपर बचा एम टी टू द पावर -2, और नीचे एक एल बचा, 2 एल था नीचे, एक एल बचा, तो इसको हम एम
जब नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, और ऑलरेडी टी टू द पावर माइनस 2 था, तो एम एल माइनस 1 टी टू द पावर माइनस 2, इसका डायमेंशन हो गया ये। कभी कभी इसका सिंबल इससे भी सूचित किया जाता है, समझ गया कैसे होता है डायमेंशन? हम हर क्लास में बताए हैं कि इस फॉर्मूला के थ्रू ही अगर फॉर्मूला हमको मिल जाए तो सबका यूनिट और डायमेंशन सब मिल जाएगा। देखिए फोर्स का न्यूटन हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, यानी इसका यूनिट मिल गया। अब इसका फोर्स का हो गया एम एल टी टू द पावर माइनस 2, और एरिया का हो गया लेंथ स्क्वायर, इसका कैलकुलेशन करके ये हो गया। यानी जब भी हम किसी का फॉर्मूला मिल जाता है, यानी फर्स्ट तो ये है कि जब किसी का क्या बोलते हैं डेफिनेशन मिल जाता है, यानी जब डेफिनेशन मिल गया मतलब वो फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर्मूला मिल गया तो उसका यूनिट आ जाएगा, जब यूनिट आ जाएगा तो उसका डायमेंशन भी आ जाएगा। यानी सबसे मेन फैक्ट यह है कि उसके लिए आपको डेफिनेशन को ही याद रखना पड़ेगा। डेफिनेशन याद हो गया तो अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा तो आपको डेफिनेशन से फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला से आपको यूनिट आएगा, और यूनिट से आपको डायमेंशन क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, जिस एरिया का इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स होता है पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। यानी हम इंटरनल फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स एफ आर और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है ए, तो सिग्मा इज इक्वल टू एफ आर बाई ए कर दिए। अब एफ आर बाई ए उसका न्यूटन मीटर स्क्वायर उसका यूनिट हो गया और उसका डायमेंशन भी हो गया। एकदम सिंपल है, सब एकदम रिलेटेड है, सिर्फ आपको याद रखना है डेफिनेशन। डेफिनेशन याद होगा तो आपको फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा तो आपको यूनिट और डायमेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कभी कभी इसका सिंबल पीएससी भी सूचित करता है और कभी कभी इसका। आते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेस, कितना तरह का टाइप होता है, स्ट्रेस का टाइप कितना तरह का होता है। ऐसे हम लोग के लिए जीवन में तनाव बहुत सारा आता है, पढ़ने का तनाव, लिखने का तनाव, बैठे रहने का तनाव, इस कोरोना का तनाव, हर तरह का तनाव आते हैं दिमाग में। लेकिन प्रॉपर्टीज पर किस तरह का तनाव आता है वो चीज हम देख लेंगे। अभी तो हर किसी का कोरोना का ढेर सारा तनाव है दिमाग में, हर टाइम पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव घुस रहा है, वो भी एक तनाव है, वो भी एक स्ट्रेस है। एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो भी एक तनाव है। तो बहुत तरह का टाइप होता है स्ट्रेस का। तो इसमें स्ट्रेस का कुछ टाइप हम लोग देखेंगे। फर्स्ट टाइप है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में भी दो तरह का स्ट्रेस आता है, एक आता है टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा आता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस कब आएगा? जब हम किसी सॉलिड्स पर दोनों तरफ फोर्स लगाएंगे, इन्हें बाहर बाहर फोर्स लगाएंगे, तो उस कंडीशन पर जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो अंदर की ओर काम करेगा, और वही हो गया टेंसाइल स्ट्रेस। और कंप्रेसिव स्ट्रेस कब होगा? जब उसको हम अंदर में यदि कंप्रेस करेंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेस का कहना है कि उसको कंप्रेस करेंगे, यानी दोनों तरफ पकड़ के उसको दाब देंगे, तब उस स्ट्रेस को कहेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। और टेंसाइल स्ट्रेस दोनों तरफ पकड़ के हम खींचेंगे, तब हो गया वो टेंसाइल स्ट्रेस। और इस दोनों ही स्ट्रेस को हम नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस में कोई प्रॉब्लम ना, कंप्रेसिव स्ट्रेस में प्रॉब्लम। टेंसाइल स्ट्रेस उसी को कहते हैं जिसको हम दोनों तरफ किसी चीज को दोनों तरफ खींचने का कोशिश करते हैं, उस स्ट्रेस को कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। और वही चीज को अगर हम दाबने को कोशिश करेंगे तो उस चीज को कहेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। और ये दोनों स्ट्रेस को एक नाम दिया गया है, वो नाम है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो हमको अगर लॉन्गिट्यूडिनल टाइप ऑफ स्ट्रेस बताएगा तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एक टाइप हो गया। अगर क्वेश्चन में बताया गया कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का दो टाइप बताइए,
तब आपको टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा। समझ में आ रहा है? स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला इसमें भी होगा। F इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स और A इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। इसका एक ही टाइप होता है। मान लीजिए कोई एक सॉलिड स्फेयर हम यहाँ लिए हैं, खड़ा किए हैं, इसको अगर डिफॉर्मिंग फोर्स यहाँ से लगाते हैं, देखिए इस बॉडी इस तरह होगा। प्रैक्टिकली हम आपको बता रहे हैं, होगा। और ये जो नीचे तो सेम रहेगा, लेकिन इसको हम जब ढकेलेंगे तो ये इस तरह टेढ़ा हो जाएगा ना, इसको कहते हैं हम टेंजेंशियल स्ट्रेस। इसको भी वही सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई ए। ये क्या होगा? ये होगा इस जगह का, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया इस जगह का वैल्यू रहेगा। जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तब इसको आएगा। अरे फोर्स जितना लगाए हैं वो फोर्स हो जाएगा। ये हो गया आपका टेंजेंट। ये सब प्रैक्टिकल करके देखिए। किसी भी चीज को अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो अगर यहाँ बंधा हुआ है तो किस तरह का बिहेवियर होगा? इसी तरह का बॉडी होगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ इसी का मॉलिक्यूल जितना सारा था, यहाँ सीधा सीधी था एकदम। ये मॉलिक्यूल क्या था? सीधा सीधी था। और उसी चीज का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? तब देखिए टेढ़ा टेढ़ा आ जाएगा, सब एकदम एक दूसरे पर अलग। इसी को कहते हैं हम टेंजेंशियल स्ट्रेस। और इसी का फॉर्मूला होता है एफ बाई ए। एफ कहाँ के हो गए? जो इस जगह पर फोर्स लगा रहे थे, इस जगह का होगा। और एरिया क्या होगा? एरिया ये जगह का होगा। ठीक है। यानी एक स्ट्रेस थ्री टाइप का हो गया। एक हो गया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, एक टेंजेंशियल स्ट्रेस और एक हो गया वॉल्यूम स्ट्रेस। ये सब वॉल्यूम स्ट्रेस, जैसे कि मान लीजिए लिक्विड में किसी को अगर रख देंगे, कुछ सामान को रख देंगे, ये हो गया लिक्विड आपका। तो ये जो लिक्विड का जो फोर्स होगा, ये सॉलिड स्टेट में आप लोग पढ़िएगा, लिक्विड का जो फोर्स होगा इसको अटैक करेगा, हाँ या ना? इस चीज को अटैक करेगा। यानी हम लोग जब पानी पर रहते हैं अंदर, तो हम लोग को भी एक फोर्स लगता है जिसको सॉलिड स्टेट में बताया गया है। और वो फोर्स कौन सा लगता है? डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है। पानी भी हमको एक फोर्स लगाता है। इस स्ट्रेस को, इसमें भी तो एक तनाव आ रहा है ना, इसमें भी एक स्ट्रेस आ रहा है। कौन स्ट्रेस कर रहा है? यहाँ पानी आपको स्ट्रेस कर रहा है। पानी जब इसको आपको तनाव दे रहा है तो आपका यहाँ इस स्ट्रेस का नाम हो गया वॉल्यूम स्ट्रेस। इसको भी सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई, यानी स्ट्रेस में आपको याद रखना है सिग्मा इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हम लोग क्या देखे? इलास्टिसिटी देखे। इलास्टिसिटी का दो टर्म आता है, एक आता है स्ट्रेस और एक आता है स्ट्रेन। स्ट्रेस को हम लोग देखे, स्ट्रेस का यूनिट देखे, डायमेंशन देखे, सिंबल देखे, टाइप देखे। तीन टाइप का होता है, याद रखिएगा बड़ी बड़ी से। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस। सबका वही यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और सब होगा स्केलर क्वांटिटी। ये सब फिजिक्स में क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, ना स्केलर क्वांटिटी, ना टेंजेंट क्वांटिटी। तो आपको ये स्केलर क्वांटिटी याद रखना है। यहाँ कोई वेक्टर नहीं है, यहाँ सिर्फ स्केलर क्वांटिटी ही होगा। अब आते हैं स्ट्रेन में।
इसका भी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्ट्रेन इज डिफाइंड चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेन उसी को कहता है जो चेंज हो जाता है डायमेंशन में, और वो पहले जो ओरिजिनल डायमेंशन था उस डायमेंशन का रेशियो को ही हम स्ट्रेन कहते हैं। जैसा कि चेंज इन डायमेंशन डेल्टा एल मान सकते हैं, और ओरिजिनल क्या है, एल होगा। यानी चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो ये एल एल कट गया तो इसका क्या होगा, यूनिट जीरो हो जाएगा, यानी इसका यूनिट नहीं होगा। इसको हम इलास्टिसिटी में ई से इसको डिनोट करते हैं, और इसका डायमेंशन भी लेस होगा। यानी स्ट्रेस में यूनिट डायमेंशन रहता है, स्ट्रेन में यूनिट डायमेंशन नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, यहाँ नहीं रहने का कारण यह है कि चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल लेंथ, अगर लेंथ वही रहेगा और चेंज अगर लेंथ में चेंज होगा तो जीरो हो जाएगा, इसीलिए वो डायमेंशन लेस होता है। यानी उसमें भी चेंज, अगर चेंज इन लेंथ अगर एल है यानी वो भी तो एम ना होगा, और ओरिजिनल लेंथ अगर ओरिजिनल लेंथ जो भी रहे वो भी एम ही होगा। कहने का मतलब यह है कितना भी चेंज अगर होगा तो चेंज जितना होगा तो वो एम ही ना होगा उसका लेंथ, इसीलिए वो स्ट्रेन इज डिफाइंड इज चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेस इज इक्वल टू, याद रखिएगा, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपन ए। यानी एफ रिस्टोरिंग फोर्स अपन क्रॉस सेक्शन एरिया, स्ट्रेन हो गया चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन। इसका यूनिट लेस होगा, सिंबल होगा ई, और डायमेंशन लेस होगा। इसका भी टाइप देख लेते हैं। इसका भी वही तीन टाइप होगा, लॉन्गिट्यूडिनल होगा, तो इसका भी वही टाइप है, लॉन्गिट्यूडिनल है। देखिए सेम प्रॉपर्टी यहाँ लिए हैं, और इसका भी लेंथ एल है। जब इसको हम फोर्स लगाते हैं तो जो डिस्टेंस चेंज किया यानी चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, ये हो गया ना, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिन, यानी इस चीज का जो लेंथ होगा बड़ा हुआ और ओरिजिनल जो लेंथ होगा उसी को कहते हैं हम स्ट्रेन। यहाँ कोई एग्जांपल के साथ हम दिखा रहे हैं इसीलिए कि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो यहाँ हर बुक में लिखा रहता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेन और वॉल्यूम स्ट्रेन। इसीलिए हम यहाँ किए हैं, थोड़ा सा एग्जांपल के सहारे दिखाए हैं कि जो पहले का ओरिजिनल जो शेप था उस शेप को जो हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए थे, जो लेंथ में जो विस्तार हुआ यानी डेवलप किया, वही चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ को ही हम स्ट्रेन कहते हैं। तो ये तो हो गया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन दिखाए हैं। वही आ गया आपका टेंजेंशियल, वही दो पहले तो यहाँ लगा हुआ है, इसको यहाँ फिक्स कर दिया है, और यहाँ से जो हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया ये हो गया चेंज इन डिस्टेंस अपन ओरिजिनल डिस्टेंस। ओरिजिनल जितना था, ओरिजिनल था एल, और कितना बड़ा, डेल एक्स बड़ा है, इसको भी हम ये लिख सकते हैं इस फॉर्मूला के हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से। उसी तरह वॉल्यूम स्ट्रेन पर ही ये पार्टी सॉलिड है, रिजिड बॉडी है, यहाँ लगा रहा है तो इसमें तो चेंज होगा। ये सूत्र के मान लीजिए यहाँ हो गया,
ओरिजिनल वॉल्यूम था V और चेंज हो गया, क्या हो गया, डेल्टा V। तो वही है, वॉल्यूम में अगर वॉल्यूम में भी चेंज हो गया और ओरिजिनल वॉल्यूम में चेंज हो गया, इसलिए E इज इक्वल टू डेल्टा V अपन भी लिख दिए। यानी छोटा सा आज डेफिनेशन था, छोटा सा इंट्रोडक्शन था इलास्टिसिटी का। इलास्टिसिटी कैसे होते हैं, इलास्टिसिटी किसी चीज को अगर हम कंप्रेस करें और किसी चीज को हम अगर बाहर से खींचे, ये टेंजेंसाइल खींचे, जो अपने आप ओरिजिनल पोजीशन आ जाता है, और इसी टेंडेंसी को ही हम इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी कहते यानी किसी भी मॉलिक्यूल्स को अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं और उसके अंदर जो एक फोर्स होता है वो है इंटरमोलिकुलर फोर्स, और उसी को हम स्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। वो अपने आप साइज और शेप पर आ जाते हैं, तो उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। एग्जाम्पल भी हम आपको दिखा के बताए हैं इलास्टिसिटी किसे कहते हैं। इलास्टिसिटी इसी को कहते हैं जिसका टेंजेंसी अपोज करता है किसी शेप एंड साइज को, उस बॉडी का, इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी हो गया। कहते हैं स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस कितना प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कितना प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग रिस्टोरिंग फोर्स अपन क्रॉस सेक्शन एरिया। वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है यूनिट, उसका डायमेंशन भी होता है। ये छोटा छोटा चीज को हम अब आप लोगों के सामने लाए थे इंट्रोडक्शन के सहारे। कल से जो होगा थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा और आएगा हुक्स लॉ, यंग्स मॉडुलस, ये सब आएगा। यहाँ तक किसी का प्रॉब्लम है समझने का, बोलिए। नहीं है सर। फिर नोट्स तो हम भेज देंगे, नहीं जबरदस्ती नहीं कि ना सर नहीं है, आप बोल सकते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा ना। इसको भेज देंगे आज, आप लोग रात को पढ़िएगा, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है इलास्टिसिटी का। स्ट्रेस, स्ट्रेन और इलास्टिसिटी 3 चीज हो गया, आपका सिलेबस में भी है। और उसके बाद आपका सिलेबस में क्या है, किसी के पास सिलेबस है? हाँ, इलास्टिसिटी, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जैसे कि मान लीजिए स्ट्रेस बढ़ेगा तो क्या होगा, स्ट्रेन भी बढ़ेगा। यानी हम लोग जानते हैं क्या, स्ट्रेस, इसको भी हम बता देते हैं, स्ट्रेस बढ़ेगा। स्ट्रेस अगर मान लीजिए किसी बॉडी का बढ़ रहा है, स्ट्रेस अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, स्ट्रेन भी बढ़ेगा। यानी स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ये जानते थे। यानी इसका कहने का मतलब है कि अगर स्ट्रेस जितना बढ़ाएंगे हम, उसका स्ट्रेन उतना ही बढ़ेगा। जितना जितना स्ट्रेस बढ़ेगा, जैसे जैसे स्ट्रेन भी वैसे वैसे बढ़ेगा। इसका कहने का मतलब है स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर स्ट्रेस को अगर इस तरह लिखे, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस इज इक्वल टू ई, जब प्रोपोर्शनल को हटा दिए ई स्ट्रेन हो गया, और इसी ई को हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। यानी ई को हम कांस्टेंट जो टर्म लिए हैं, इसी को हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी आपको सिलेबस में है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसे कहते हैं। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस इज इक्वल टू ई स्ट्रेन होता है। यानी ई स्ट्रेन एस टी आर कर देते हैं, ए स्ट्रेन
इजिकल टू स्ट्रेस हो जाएगा, होगा ना, स्ट्रेस, और E इजिकल टू तब हो जाएगा स्ट्रेस अपन स्ट्रेन। और इसी E को हम कहते हैं, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो E क्या है, तो E इजिकल टू आपको लिखना है, E इजिकल टू स्ट्रेस अपन स्ट्रेन, इजिकल टू, और E हो गया आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और E जो हो गया, E हो गया आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यही आपका इसमें है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।